नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या विधायी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके जेल जाने से, जांच एजेंसियों का सामना करने से, अदालत का सामना करने से बचा जा सकता है? आप कहेंगे ये किस तरह का बेतुका सवाल है। अगर जांच एजेंसियों के सामने जाना है, अगर अदालत के सामने जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल आप इसके लिए नहीं कर सकते या ऐसा करने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा करने की परंपरा नहीं है, ऐसा करने का कोई नियम नहीं है। लेकिन ये सब बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं होती। आज 17 फरवरी है। अरविंद केजरीवाल को अब तक ईडी 6 समन भेज चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिल्ली शराब घोटाले में उनसे पूछताछ होनी है, उनका बयान दर्ज होना है और अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, लगातार कोई न कोई बहाना बना रहे हैं। आखिरी समन जो आया था 5वां, उस पर उन्होंने पिछले समन्स की तरह कहा कि ये इल्लीगल है, मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मुझे गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं आप या आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं, किस हैसियत से बुला रहे हैं ये सब स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये इल्लीगल है। ईडी को मजबूर होकर अदालत की शरण में जाना पड़ा। अदालत की शरण में गई, उसने कहा कि हम समन भेज रहे हैं और ये अपीयर नहीं हो रहे। अदालत ने कहा कि समन पर अपीयर न होना, समन भेजने पर उपस्थित न होना गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन है और इसकी 1 महीने तक की सज़ा भी मिल सकती है अगर अदालत चाहे। इसके बाद उनसे कहा गया कि 17 फरवरी को, अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि 17 फरवरी को आप अदालत में पेश होकर अपनी बात रखिए। अब 17 फरवरी को अदालत में पेश होने से कैसे मना कर दें? अदालत के इस आदेश को तो नहीं कह सकते कि इल्लीगल है, हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं ये बताइए। ईडी की तरह का व्यवहार वो अदालत के साथ नहीं कर सकते थे, ये उनको मालूम था। लेकिन उनको जाना नहीं था, ये भी उनको मालूम था। उनको बचना है ईडी के सवालों से, उनको बचना है जांच के दौरान पूछे जाने वाले सवालों से, उनको बचना है शराब घोटाले के आरोप से। तो आरोप से कैसे बचेंगे? घोटाला तो सामने है, सबके सामने है। 2 लोग आम आदमी पार्टी के उसी में जेल जा चुके हैं और उनमें से दोनों में से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, दोनों में से किसी को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से भी राहत भी नहीं मिली है। बरी होना, छूट जाना तो वो सब बहुत दूर की बात है। कोई मामूली राहत भी इन दोनों नेताओं को नहीं मिली है। अब अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि वो इस राहत पा जाएं। तो एक छोटी राहत तो उनको आज मिली कि अदालत में वो पेश नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मतलब फिजिकल रूप में प्रस्तुत होने के बजाय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत हुए अदालत में और कहा कि जो है उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया है और विश्वास मत हासिल कर रहे हैं। अब आप देखिए, विधायी प्रक्रिया का ऐसा इस्तेमाल दुनिया की किसी संसद या विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की ये शक्ति या ये उनकी जो बुद्धि है उसको तो मानना पड़ेगा। अब आप देखिए, दिल्ली विधानसभा की में जो है विभिन्न दलों की स्थिति क्या है। कुल विधानसभा की सीटें हैं 70। आम आदमी के पास हैं 63 यानी 63। 7 बाकी जो बचती हैं 7 सीट्स वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की बात तो दूर है, सरकार गिराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो वो एक औपचारिकता मात्र हो सकती है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सरकार को कोई दूर दूर तक खतरा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो विक्टिम कार्ड खेलने के मास्टर हैं, वो बीच बीच में वो कार्ड खेलते रहते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी मेरी सरकार गिराना चाहती है, बीजेपी मेरी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, कभी एलजी के जरिए, कभी जो अधिकारी हैं केंद्रीय अधिकारी उनके जरिए, और मेरी सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। उसके बाद विज्ञापन जारी करते हैं कि हमारी ये उपलब्धियां हैं, हमने ये काम किया है। एक तरफ काम करने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अपने काम का बखान भी कर रहे हैं। तो अगर काम करने नहीं दिया जा रहा है तो ये काम कैसे हुआ, किसने किया? अगर काम करने दिया जा रहा है तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं काम करने नहीं दिया जा रहा है? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है। तो उन्होंने ये बहाना बनाया। अदालत ने कहा कि इस तरह के बहाने बनाना बंद कर दीजिए।
आपके सारे बहाने सतही हैं, इनमें कोई दम नहीं है। और छूट जो मैंने शुरू में कहा कि थोड़ी सी छूट जो मिली है मामूली सी, वो ये कि 16 मार्च को अदालत में फिर से पेश होने के लिए कहा है और ईडी के सामने भी पेश होने के लिए कहा है। ये बता दें कि ईडी के समन पर न जाना गैर कानूनी है, ये आपराधिक कृत्य है और अरविंद केजरीवाल को इसके लिए सज़ा भी मिल सकती है। और इस मामले की सुनवाई होगी। जो वो ईडी के समन्स पर नहीं गए हैं उसका मुकदमा अब अलग चलेगा, वो केस चलेगा अदालत में और ईडी के सामने उनको पेश तो होना पड़ेगा। देखिए, स्थिति ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को केवल पंजाब को अगर छोड़ दें तो देश के बाकी जो राज्य हैं जहाँ जहाँ उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता उनको भगा रही है, अदालत उनको बुला रही है, जांच एजेंसियाँ उनको बुला रही हैं और वो भागने की और बचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जांच एजेंसी के सामने से जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, जांच एजेंसी को, ईडी को इस मामले में उनका बयान लेना है। अरविंद केजरीवाल इतना डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि बयान दिया और गिरफ्तारी हुई, जो कि होनी है। तो अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या ये है कि जेल जाने से बचें कैसे, और जेल जाने से बच न पाएँ तो विक्टिम कार्ड खेलें कैसे। तो विक्टिम कार्ड खेलने के उनके रास्ते धीरे धीरे एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। अब विश्वास प्रस्ताव भी ले आए। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में जिस विपक्ष के पास केवल 7 सदस्य हों, उस वहाँ पर विश्वास प्रस्ताव, और याद रखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव, एक विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कब आता है? जब नई विधानसभा का गठन होता है और कोई नेता, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता चुना जाता है और जाकर एलजी, गवर्नर या राष्ट्रपति, जो भी केस हो, उनके सामने कहता है, सरकार बनाने का दावा पेश करता है और वो कहते हैं कि ठीक है, आप इतने दिन के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल कीजिए। या फिर राष्ट्रपति या गवर्नर को या एलजी को लगे कि ये सरकार विश्वास सदन का खो चुकी है तो विश्वास मत हासिल करने को कह सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऐसे मामलों में ज़्यादातर ये होता है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। जैसे ही उसे लगता है कि सत्तारूढ़ दल का बहुमत नहीं रह गया है, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है। अगर बहुमत है सत्तारूढ़ दल का तो वो जीत जाता है, सरकार फिर चलती रहती है। अगर नहीं है तो सरकार गिर जाती है। ये विश्वास मत का निर्देश देने का मामला जो मुझे इस समय तुरंत याद आ रहा है वो है 1999 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जयललिता ने समर्थन विड्रॉ कर लिया था। जयललिता के समर्थन वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि दूसरी और पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उसका समर्थन करने को तैयार हैं। अगर विपक्ष को लगता है कि हमारा बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन विपक्ष डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति के पास गया। KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि आप सदन में विश्वास मत हासिल कीजिए। ये बड़ी विचित्र सी बात थी, लेकिन राष्ट्रपति का आदेश था तो सरकार को मानना ही था और सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर सदन में आई और आपको मालूम है कि 1 वोट से सरकार गिर गई थी। उसके बारे में कई चीज़ें कही जाती हैं। एक कहा जाता है सैफुद्दीन सोज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उन्होंने खिलाफ वोट कर दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है NDA का हिस्सा थी, इसलिए सरकार गिर गई। कुछ लोगों का कहना है कि गिरधर गमांग जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे वो लोकसभा के लिए भी चुने गए, विधानसभा के लिए भी चुने गए थे और उनके पास समय था किसी एक की सदस्यता से इस्तीफा देने का, तो मुख्यमंत्री होते हुए भी सदन में आए और सरकार के खिलाफ वोट दिया। उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बालयोगी, वो TDP के थे। वो चाहते तो उनके पास अधिकार था कि उनको वोट देने से मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। अगर उनका विवेक उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो सदन मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा में आएँ और वोटिंग में हिस्सा लें तो वो ले सकते हैं। उन्होंने हिस्सा लिया और 1 वोट से सरकार गिर गई। हालांकि सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण ये था बहुजन समाज पार्टी, जिसने
एक तरह से समझौता किया था भारतीय जनता पार्टी से, वो विश्वास मत पर उसका समर्थन करेगी, आखिरी मिनट पर बदल गई। वोटिंग के ठीक पहले बसपा के सांसदों को संदेश दिया गया कि खिलाफ वोट करना है, वो पलट गए, उसकी वजह से सरकार गिरी। लेकिन वो बात अतीत की है। अभी बात जो है विश्वास मत की हो रही है अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए रखा कि उनको अदालत में न जाना पड़े। अदालत से बचने के लिए कोई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आए, ये दुनिया का एकमात्र उदाहरण है। आगे भी मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई भी नेता या कोई भी पार्टी, कोई सरकार इस तरह का काम कर सकती है। तो विधायी प्रावधानों का इस्तेमाल अपने को राजनीतिक रूप से बचाने के लिए, घोटालों पर पर्दा डाले रखने के लिए और अदालत की सज़ा से बचने के लिए कैसे किया जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन वही है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक दिन तो बकरे की कुर्बानी होनी ही है और अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि वो बच नहीं सकते। फिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो दरअसल चाहते हैं कि इसको जितना टाल सकें, जितना लोकसभा चुनाव के पास ले जा सकें, उतना ज़्यादा आसान होगा उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलना। और ये बात वो मान चुके हैं कि 2024 में भाजपा को हराना नामुमकिन है। आज विधानसभा में उन्होंने कह भी दिया कि 2024 में भाजपा नहीं हारेगी तो 2029 में हम हराने की कोशिश करेंगे, भाजपा से देश को मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। तो 2024 के चुनावी युद्ध में अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर चुके हैं, ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया। लेकिन अभी का सवाल है 2024 में उन्होंने 2 जगह सरेंडर नहीं किया, एक है दिल्ली और दूसरा है पंजाब। उनको लगता है कि अगर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अगर लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि बीजेपी हमको परेशान कर रही है, बेवजह परेशान कर रही है, हमारे खिलाफ झूठे केस बनाकर हमको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जेल भेजने की कोशिश कर रही है, मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो इसकी सहानुभूति मिल सकती है। इसकी सहानुभूति मिलने का मतलब है लोकसभा की कुछ और सीटें जीत सकते हैं। याद रखिए, लोकसभा की कुल देश भर में 543 सीट्स हैं, उनमें से आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट है। एक सीट वाली पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने का और वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा करती है। उसका नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही कर सकते हैं। तो कुल कोशिश अरविंद केजरीवाल की ये है कि दिल्ली और पंजाब में उनको सहानुभूति का वोट मिले और उससे उनकी लोकसभा की सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा समय तक बचने वाले हैं। चुनाव की अधिसूचना की तारीख नज़दीक आ रही है। 16 मार्च को उनको अदालत में पेश होना है, अदालत ने कहा है, और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो वो उनके पास फिर एक बहाना होगा कि मैं अपनी पार्टी का स्टार कैंपेनर हूँ, मुझे लोकसभा चुनाव में जो है वो चुनाव प्रचार करना है, इसलिए मैं अदालत में या ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि अदालत इसको मानेगी या नहीं, माने या ना माने। ईडी के सामने उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खुला है। ईडी चाहे तो इस समन के मना करने के बाद, यानी 16 मार्च को अदालत की कार्रवाई देखने के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई सिंपैथी अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली है। लेकिन उनकी एक बात सही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और वो होना है इसी चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2029 तक उनकी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर सवाल है। लड़ाई की बात तो भूल ही जाइए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।